हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक को पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र को पढ़ रहे थे। क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम लोगों ने पहला स्टेप पढ़ा था उसका, बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा। ओके, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी थी, यानी दांत की संरचना देखी थी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका। और साथ ही साथ हम लोगों ने टंग की स्ट्रक्चर भी देखी थी और उसके भी फंक्शन देखे थे कि हमारी जीभ क्या क्या काम करती है। आज की इस क्लास में हम लोग इसके आगे के ऑर्गन्स की बात करेंगे, यानी कि हमने दांत के बारे में पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे कौन कौन से भाग होते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले अब बात करने वाले हैं ग्रसनी की। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेरिंग्स। ओके, और ये दो भागों में बटा रहता है। जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नासाग्रसनी, और एक होता है नासाग्रसनी, एक होता है मुखग्रसनी। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ग्रसनी या फिर जो फेरिंग्स है, ये होता क्या है। एक्चुअल में हमारे माउथ में ये स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि हमारी नोज को और हमारे माउथ को अलग करती है। ठीक है, ये एक तरह से एक बैरियर है जो कि हमारी नाक को और हमारे मुंह को अलग करेगी। ठीक है, अच्छा, हम अगर बात करें, हम रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, श्वसन क्रिया जो है, वो उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, नोज से होती है। क्योंकि हम अपने नाक के द्वारा ही किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। एयर जो हो गई, कोई भी हवा होती है, कोई भी गैसेज होती है, वो हमारे नोज के थ्रू ही एंटर करती हैं, है ना। हमारे नाक का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो अलग है। और हमारे मुंह की अगर हम बात करें, माउथ की बात करें, जहाँ से हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, तो इसका जो ट्रैक है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जो ग्रसनी है वो भाग होती है जो कि हमारे माउथ को भी अलग करेगी और हमारे नोज को भी अलग करेगी एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारी नोज अलग है, माउथ अलग है। ओके, तो अब इसके आगे की बात अगर हम करें, तो जो नासाग्रसनी है, इसके आगे का भाग होता है घाटी द्वार। ओके, अब घाटी द्वार क्या है, वैसे एक्चुअली हम रेस्पिरेशन प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में जानेंगे कि नासाग्रसनी क्या है, घाटी द्वार क्या है। ठीक है, इसको हम जो है पूरा डिटेल में जानेंगे। दूसरा भाग जो होता है वो होता है मुखग्रसनी, और इसके आगे का जो भाग होता है वो होता है निगल द्वार। ठीक है, सांस हम कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, और सांस के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को और अदर गैसेस को भी हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी उनका अंतर शोषण करते हैं। तो जो गैसेस है वो कहाँ जाती है, किसके थ्रू जाती है, वो हमारी श्वास नली के द्वारा ही तो जाती है हमारे अंदर फेफड़ों में, है ना। तो जो घाटी द्वार है, ये एक्चुअल में ओपनिंग होती है किसकी, श्वास नली की। यानी कि जो घाटी द्वार है, ये किसकी ओपनिंग होती है, श्वास नली की, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी विंड पाइप या जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, ट्रैकिया या जो विंड पाइप है, वो उसका मतलब क्या है कि जहाँ से हमारी जो सांस है या फिर जो एयर है, जो हवा है, वो एंटर करती है या फिर वो जाती है। ठीक है, हमारे गले में प्रेजेंट होती है। जो नासाग्रसनी है वो ओपनिंग होती है घाटी द्वार की। ठीक है, और जो घाटी द्वार है वो ओपनिंग किसकी होगी, ट्रैकिया या फिर श्वास नली की। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो होता है मुखग्रसनी, और ये जो है निगल द्वार की ओपनिंग है। यानी कि मुखग्रसनी में क्या होता है, निगल द्वार होता है। अब ये निगल द्वार का मतलब क्या है, खाने को क्या करते हैं, हम निगलते हैं ना, तो निगल द्वार मतलब ये हमारी फूड पाइप की, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारी ओएसोफेगस की ओपनिंग होती है। ठीक है, यानी कि हम जिस नली के द्वारा खाना हमारे पेट में जाता है, तो उसकी ओपनिंग क्या होती है, हमारी निगल द्वार होती है। ठीक है, बस इतना मोटे तौर पे आप लोग समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है नोज। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये हमारे माउथ का। ओके, यहाँ पर ये जो बैरियर मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये बैरियर, यही हमारी क्या होती है, ग्रसनी होती है। ठीक है, ठीक है, तो जो ग्रसनी है वो एक्चुअल में कहाँ होती है, वो ग्रसनी हमारी होती है यहाँ पर। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये जो ग्रसनी है ये दो भागों में बट गई थी, मैंने क्या बोला था, ये दो भागों में बट जाती है। एक तो होती है हमारी नासाग्रसनी और एक हमारी होती है मुखग्रसनी। ठीक है, यानी कि माउथ वाला जो रीजन होता है, जो हमारे मुख का क्षेत्र होता है या मुख की जो एरिया होता है, उसको हम लोग मुखग्रसनी बोलेंगे, और जो नाक वाला एरिया होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं नासाग्रसनी। ठीक है, तो अब ये दोनों जो ग्रसनी होती हैं, इनके अपनी अपनी ओपनिंग होती है। ठीक है, अपने अपने पाइप में एंटर करने की। ठीक है, जहाँ से सांस जाती है जिस नली के द्वारा, उसको श्वास नली बोलेंगे, और जहाँ से खाना जाता है जिस नली के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भोजन नली या फिर ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ओएसोफेगस बोलते हैं। तो पढ़ना तो हमको इम्पोर्टेंटली ये है, क्योंकि हम अभी इसी को तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी किसको पढ़ रहे हैं, डाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन या पाचन तंत्र में ही जो हमारा मुखग्रसनी या जो निगल द्वार होता है, ये वहाँ पर मुख्य अंग होता है, क्योंकि खाना जो है हमारी फूड पाइप या फिर जो
भोजन नली है उसी के द्वारा चला जाता है ना। नासक रश्मि को हम तब पढ़ेंगे जब हम किसको पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन या श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो नली है, ये वाली किसकी है, श्वास नली है। ठीक है, और ये वाली जो नली है ये हमारी भोजन नली है। तो भोजन नली जो है ये हमारी पीछे की ओर होती है और आगे की ओर हमारी श्वास नली या फिर हमारी जो ट्रैकिया है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ट्रैकिया हमारे ऊपर पहले होती है और उसके पीछे जस्ट क्या होता है, फूड पाइप या फिर ओएसोफेगस होता है। ठीक है, यानी भोजन वाली नली पीछे होती है और आगे कौन सी होती है, श्वास नली होती है। ठीक है, तो नासक रश्मि जो है, नासक रश्मि घाटी द्वार और श्वास नली, मुख ग्रसनी निगल द्वार और भोजन नली। ठीक है, चलो तो ग्रसनी का ये काम था। अब इसके बारे में जैसे हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा घाटी द्वार है ये किसकी ओपनिंग होती है, ग्रास नली की होती है। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग किसकी होती है, ग्रास नली की। और जो ग्रास नली है ये हमारी, इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक नली होती है जिसके द्वारा से जो भी खाना है वो हमारा पेट में जाता है उस नली के द्वारा। ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हमारा सेकंड ऑर्गन। ठीक है, जो कि है अमाशय। अमाशय यानी कि स्टमक। ठीक है, अमाशय जिसके 3 भाग होते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है अमाशय की, जिसे हम बोलते हैं कि ये आम की तरह होता है या फिर कई बार बोला जाता है कि ये हंसिया जैसा दिखता है। ठीक है, इसकी जो आकृति है वो हंसिया आकार होती है, यानी कि हंसिया जैसा होता है इस तरह से। ठीक है, और आम की तरह भी ये देखने को मिल रहा है। तो अमाशय जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। ठीक है, अमाशय या फिर जो स्टमक है उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी फूड पाइप या फिर जो हमारी ग्रास नली होती है ये कहाँ पर जाकर के रुकती है, अमाशय में, यानी हमारे पेट से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो जो ग्रास नली का अंतिम सिरा होता है वो हमारे पेट से जुड़ा रहता है। पेट के मैंने अभी आपको बताया कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक नाम के 3 इसके क्या होते हैं, रीजन होते हैं, यानी कि 3 इसके भाग होते हैं। ठीक है, और तीनों में अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनते हैं या जूसेस बनते हैं जो कि अलग अलग चीज को पचाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से होती है। अब यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये भाग, इतना भाग जो है कार्डियक का है, इतना भाग फंडिक का है और ये वाला हमारा कौन सा है, पाइलोरिक है। ठीक है, ये भाग जो है ये कार्डियक है, ये भाग जो है ये फंडिक है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, पाइलोरिक है। ओके, अमाशय के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लो कि जो अमाशय या फिर स्टमक होता है इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसकी बाउंड्री पर क्या पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, क्या पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। पूरे पेट की जो दीवार है उससे बिल्कुल पूरी बाउंड्री बनकर रखती है, कौन सी, म्यूकस मेम्ब्रेन। श्लेष्मा कला। ठीक है, अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मा कला है इसका क्या होता है, आवरण होता है पेट के चारों ओर, अंदर की दीवार पर क्या होता है, ये श्लेष्मा कला प्रेजेंट होती है। अंदर की दीवार पर पूरे पेट में अंदर की ओर जो है श्लेष्मा कला का क्या होता है, आवरण होता है। अब इसी आवरण में क्या होती है, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां होती है। अब ग्रंथियां क्या करेंगी, एंजाइम्स बनाएंगी, जूसेस बनाएंगी। तो ये क्या होगा, कई सारे गैस्ट्रिक जूस का क्या करती है, स्रावन करती है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस वो होता है जो कि क्या करेगा, जो कि अंदर में जो पेट के अंदर भोजन है उसको पचाएगा। ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसको खाने को पचाने का काम होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर इतना समझ नहीं है क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं। तो उन ग्लैंड्स को हम लोग अलग से पढ़ेंगे और कौन सी ग्लैंड कौन कौन से जूसेस या एंजाइम्स बनाती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर बतानी है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल करके कि कौन सी ग्लैंड जो है कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज करती है और उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो अमाशय का हमने अभी क्या देखा कि अमाशय जो है, अब इसकी अगर हम थोड़ी आकृति की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो और समझ लो कि अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो ये 24 सेंटीमीटर होती है इसकी। ठीक है,
और अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें अगर ये, तो इसकी वो चौड़ाई जो है वो होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमने समझा किसके बारे में, अमाशय के बारे में। अब इसके बाद हम अगले ऑर्गन की ओर बढ़ते हैं, अगले अंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गन को, अगले अंग को पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटी आंत। छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वो भाग होता है जिसको कहने के लिए वो स्मॉल है लेकिन होती बहुत लंबी है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है बड़ी आंत, जो कि कहने के लिए बड़ी है लेकिन होती बहुत छोटी है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई के लिए कहा तो है कि वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए कि कौन मोटा है और कौन पतला है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी आंत जो है एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़ी आंत है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम होती है। एक एक कर पढ़ते हैं हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत को। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, छोटी आंत की। अच्छा, छोटी आंत या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र, ठीक है, क्योंकि हम लोग आंत को वैसे हम क्या बोलते हैं, आंत्र बोलते हैं, है ना। तो जो छू है, छू का मतलब क्या है, छोटा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्षुद्रांत्र बोला जाता है। और ऐसी तरह से वृहद, क्योंकि हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, वृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो वृहद मतलब वृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, शरीर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में अगर सबसे लंबा भाग जो है ना, सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। ठीक है, लेंथ की अगर इसकी बात करूँ ना, मैं अगर इसकी लेंथ की बात करूँ ना तो ये 6.5 मीटर लंबी होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और क्योंकि अभी हम लोग इसी फूड की बात करें, यानी कि जो हमारा खाना है वो किस किस रास्ते से होकर जाता है उसकी बात करें, उस ट्रैक की बात करें। सबसे पहले हम लोगों ने बक्कल कैविटी को पढ़ा था, जहाँ पर हमारे दांत क्या करेंगे, खाने को चबाएंगे, पचाएंगे, चबाएंगे, आधा पचा देते हैं। जीभ क्या करती है, उसमें लार मिलाती जाती है। इसके बाद खाना जो है हमारे ऑइसोफेगस के थ्रू, यानी ऑइसोफेगस यानी हमारी जो भोजन नली है उसके द्वारा अंदर जाता है। और कहाँ जाता है, इन द एंड अमाशय यानी कि हमारे स्टमक में जाता है। अब जो स्टमक है ये खाने को पचाएगा और इन द एंड ये कहाँ पर पहुंचा देगा, उसको छोटी आंत में पहुंचा देगा। यानी कि खाना जो है अमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, अब छोटी आंत क्या करती है, उसको पचाती है और फिर जो खाना है कहाँ जाता है, बड़ी आंत यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि छोटी आंत जो है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि बहुत लंबी होती है, यानी कि लगभग 6.5 मीटर। आप जान सकते हो कि 6.5 मीटर कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटी आंत, यहाँ पर मैं डायग्राम में मेंशन कर रही हूँ कि जो अंदर वाला पार्ट है आपको, जो डार्क रेड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारी क्या है, छोटी आंत है, अंदर वाला। और जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, ये हमारी बड़ी आंत है। ठीक है, तो खाना जो है, सपोज दैट कि जो हमारा अमाशय है वो इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और अमाशय का जो अगला भाग है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस छोटी आंत में जुड़ा हुआ है। तो छोटी आंत में यहाँ पर जो है खाना अब चला जाता है अमाशय से। ठीक है, तो छोटी आंत में अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंगों की बात, सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लें या फिर इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका भाग होता है ड्यूडिनियम। ठीक है, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, यानी 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कौन कौन से, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ये हमारे होते हैं छोटी आंत के भाग। अब इसमें किस चीज को पचाया जाता है, क्या क्या होता है, ये अभी हम बात नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे जब हम इसके एंजाइम्स यानी कि हम जब ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जूसेस को पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से जूसेस बनते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ओके, याद रखिए कि छोटी आंत जो है ये इसके लेंथ के अकॉर्डिंगली बोला गया है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो लंबाई इसकी कितनी होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और चौड़ाई बहुत पतली होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है, तो इस वजह से इसको छोटी आंत बोला गया है। ठीक है, बात करते हैं अब हम बड़ी आंत या फिर बृहदांत्र, या फिर हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। है बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, आपको दिख ही रहा होगा कि इसकी चौड़ाई देखो ये कितनी है, कितनी चौड़ी है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है या जो बड़ी आंत है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लेंथ की बात करें तो वो कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, 1.5 मीटर होती है। अब अंदाजा खुद ही लगा सकते हो आप कि छोटी आंत की लंबाई की छोटी आंत की जो लंबाई वो कितनी है, 6.5 मीटर है, और जबकि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो क्योंकि चौड़ाई अधिक ज्यादा होती है तो इसीलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत बोला जाता है, और चौड़ाई बहुत कम होती है तो इसीलिए छोटी आंत को छोटी आंत बोला जाता है। ओके,
और जो बड़ी आंत है हमारी, ये हमारे पूरे आहार नाल यानी कि पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो है सबसे आखिरी भाग होता है, सबसे अंतिम जो पार्ट होता है वो हमारी बड़ी आंत ही होती है, ठीक है। क्योंकि इन द एंड जो खाना हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रहा है, वहां पर इससे सिर्फ और सिर्फ वाटर को और भी जो भी चीजें पोषक तत्व और भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सक किया जाता है, यानी कि वहां से उसको निचोड़ा जाता है या फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में जो भी खाना या भोजन बच गया होगा उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, बस यही काम होता है बड़ी आंत में, ठीक है। जो बड़ी आंत है ये हमारी क्या है, हमारी जो डाइजेस्टिव हम बोल सकते हैं, जो हमारी फूड कैनाल है या पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका अंतिम भाग होता है, अंतिम हिस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो छोटी आंत, जहाँ पर छोटी आंत का एंड होता है और जहाँ से जो हमारी बड़ी आंत है वो स्टार्ट होती है, उन दोनों के ही बोल सकते हैं संगम स्थल पर या फिर जहाँ से दोनों की संधि होती है यहाँ पर, ठीक है। मैं मान सकती हूँ यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, यहाँ पर एक संरचना होती है या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्व लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इसे हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व इसको बोला जाता है। इलियोसिकल वॉल्व जो है ये क्या होता है, जो कि जो खाना बड़ी आंत में आ चुका है वो वापस में छोटी आंत में ना जा पाए, तो ये उसे रोकने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि खाना एक बार अगर बड़ी आंत में आ गया तो वो क्या है, वापस तो छोटी आंत में जाएगा नहीं, है ना। तो ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा कि अगर खाना वापस से जो है रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये तो खतरनाक चीज है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत का जहाँ एंड होता है और बड़ी आंत की जहाँ स्टार्टिंग होती है, इन दोनों के ही संगम स्थल पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसको इलियोसिकल वॉल्व कहा जाता है, जो कि क्या करेगा, खाने को रोकेगा वापस से छोटी आंत में जाने से, ठीक है। यानी जो भी खाना बचकर जो भी वेस्ट जो बचा हुआ है वो वापस से छोटी आंत में ना चला जाए, तो उसको रोकेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बड़ी आंत के काफी सारे इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है उंडुक, दूसरा होता है कृमि रूपी परिशेषिका और तीसरा होता है मलाशय, ठीक है। पहला जो भाग होता है बड़ी आंत का वो हमारा होता है उंडुक या फिर सीकम। तो जो सीकम या उंडुक है, इसी से एक संरचना जुड़ी रहती है कृमि रूपी परिशेषिका, जो कि वर्तमान में हम बोल सकते हैं जो कि मनुष्य में एक अवशेषी अंग है, ठीक है। यानी इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई वर्क नहीं है, ये क्या है, एक अवशेषी अंग है। तो यहाँ पर ये उंडुक जो पहला भाग होता है, यहाँ पर ही जो है इस तरह से लटकी रहती है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब कह सकते हैं हम कितनी, लगभग 8-9 सेंटीमीटर की एक संरचना होती है कृमि रूपी परिशेषिका, जिसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और आपने सुना होगा काफी लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है, इसको हटाया जाता है ना। काफी ज्यादा पेट में दिक्कत वगैरह हो जाती है तो, और ये रिलेटेड है डाइजेशन से। अगर डाइजेशन ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डाइजेशन बिगड़ा आपका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो होगा ही, क्योंकि जो फूड है वो कई बार इसमें फंस जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है और होता भी कुछ इसी तरीके से है। तो कृमि रूपी परिशेषिका कहाँ जुड़ी रहती है, हमारी बड़ी आंत के पहले भाग उंडुक से, ठीक है। इसके बाद तो तीसरा भाग होता है वो होता है मलाशय, जो कि एक्चुअल में जहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाता है, कहाँ पर स्टोर होता है, मलाशय में, ओके। और ये जो नीचे जो अंग है इसको हम बोलते हैं गुदा या फिर एनस, ओके। तो ये क्या है, एक ओपनिंग है हमारे जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने की, ओके। तो उम्मीद है कि आपको जो बड़ी आंत है वो भी समझ में आई होगी कि कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं बड़ी आंत में। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि जो हमारा डाइजेशन या जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। अब तो ये तो हम लोगों ने बड़ा बड़ी आंत के बारे में। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ऑर्गन्स पढ़ लिए, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बचा हुआ है वो मैं समझती हूँ ग्लैंड्स को। तो ग्लैंड्स या जो ग्रंथियां हैं वही हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताएंगे, यानी वही हमें बताएंगी कि खाने को पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स या फिर कौन कौन से जो जूसेस हैं वो रिलीज किए जाते हैं, वो जो छोड़े जाते हैं ताकि खाने को पचाया जाए। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे ऑर्गन्स के बारे में। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ग्लैंड्स को, और फाइनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और देन हम लोग फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।